गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मई 23 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लाया हूं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन से टॉपिक करेंगे, फिर जाएंगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। तो पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संगीत कलानिधि अवार्ड के बारे में। वैसे फ्रंट पेज वाली न्यूज हमें सबसे पहले पढ़नी है। फिर पढ़ेंगे कृष्णा जन्मभूमि ऑर्डर के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लेंगे कि एक्चुअली पूरा मामला हो क्या रहा है। तो ज्ञानवापी मस्जिद के बाद जो है एक और केस यहाँ पे सामने आया है, कृष्णा जन्मभूमि ऑर्डर वाला। उसके बाद देखेंगे जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंदर ये मीटिंग होने वाली है तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को रिलीज करती हैं, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फिर जानेंगे बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया यूएसए ट्रेड इनिशिएटिव, इसमें इंडिया का क्या रोल है। इसके अलावा एक दो इनिशिएटिव के बारे में और अलग से बात करेंगे, जैसे आरसीईपी या टीपीपी, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। दो एडिटोरियल आज हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं, मायोपिया क्राइसिस और फूड सिक्योरिटी एंड वीट। तो ये वीट वाला तो वैसे रिपीटेड ही है, कोई ज्यादा नया टॉपिक नहीं है, लेकिन मायोपिया वाला एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है। इसके बारे में ना तो आपने पहले सुना होगा शायद, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं आज हम लोग फ्रंट पेज पे क्या है भैया हमारे लिए। कुछ खास नहीं है फ्रंट पेज पे। सेंटर बियरिंग फुल ड्यूटी कट बर्डन। तो पेट्रोल डीजल के ऊपर आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों अलग अलग ड्यूटी लगा सकते हैं। तो इस समय सेंटर ने कुछ एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, जिसकी वजह से इंडिया में कल जो है पेट्रोल और डीजल थोड़ा सा हो गया है सस्ता। ठीक है, तो बस उसमें वही है, सेंटर जो है वो स्टेट को बोल रहा है कि आप भी करिए, ताकि जो लोगों के ऊपर बर्डन पड़ रहा है ना, वो थोड़ा कम हो सके। और वैसे भी जो फ्यूल प्राइस है इसका इन्फ्लेशन से सीधा सीधा लेना देना है, और आरबीआई और गवर्नमेंट अभी इन्फ्लेशन को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी दिशा में पेट्रोल और डीजल के प्राइस को कम किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, और जब जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है तो उसका पूरा बर्डन जो है वो कस्टमर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो आपका जो एमआरपी होता है, आपका जो प्राइस होता है गुड्स का और सर्विसेज का, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें ऐड हो जाता है, राइट। तो अगर आपको इन्फ्लेशन में टैकल करना है तो इसको बहुत जरूरी है। तो पहला तो आर्टिकल ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे कुछ खास इसमें हमारे लिए ज्यादा नहीं है, कुछ डेटा वगैरह बहुत ज्यादा दे रखा है जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड है नहीं। हाउस ऑफ द सस्पेक्ट इन द आसाम, तो ये अभी कोई हमारे परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली हुआ ये था कि आसाम में कुछ दिन पहले एक पुलिस कस्टडी में एक आदमी की जो है मृत्यु हो गई थी, उसको मार दिया गया था, पुलिस के द्वारा मारा गया था। अभी तो इसमें खैर इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उसके रिएक्शन में कुछ लोगों ने वहां पे जो पुलिस स्टेशन वगैरह था उसमें आग वाग लगा दिया। तो जिन लोगों को ने आग लगाई थी उनके घर जो है वो तोड़ दिए गए हैं, बेसिकली बुलडोजर वहां पे चला दिया गया। तो इंडिया में बुलडोजर काफी बदनाम हो गया है। तो जहां पे लोग पहले जेसीबी मशीन को देखते ही खुश हो जाया करते थे, वहां पे जेसीबी की खुदाई देखने जाया करते थे लोग, अब वही जेसीबी जो है वो खतरे की घंटी हो गई है। तो जहां पे भी लोगों को जेसीबी दिखाई देती है भैया, लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तो देखिए बेचारी जेसीबी की यहाँ पे इमेज खराब हो गई। थोड़े समय पहले आपको पता है ब्रिटेन के पीएम भी इंडिया में आए थे, वो भी जेसीबी के ऊपर चढ़ के बड़ा फोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फियां ले रहे थे। लेकिन जब ब्रिटेन में गए तो वहां के न्यूज़पेपर ने बहुत गाली दिया उनको कि भैया इंडिया में तो जेसीबी बदनाम है, आप इस जेसीबी के ऊपर चढ़ के फोटो खिंचवा रहे हो। खैर चीजें बदल जाती हैं। आज देख लेते हैं न्यूज कौन सी है हमारे लिए। तो देखिए कल जो है, ये आज का न्यूज नहीं है वैसे, कल का न्यूज है, क्योंकि कल हम लोगों ने इसको किया नहीं था ऑफ कोर्स, क्योंकि सिद्धार्थ सर ने लिया था एनालिसिस। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था कल। ठीक है, तो हमें इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ खास फैक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि हमारे वैसे भी जीएस पेपर 3 से कवर होता है ये। और ये सारे के सारे पॉइंट आप अपने डेफिनेटली आंसर में मेंशन कर सकते हो, मेंस में और प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, रेगुलरली पूछे भी जाते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड मास है, इंडिया उसका सिर्फ 2% ही हमारे पास है। ठीक है, लेकिन जब बायोडाइवर्सिटी की बात आती है तो 8% दुनिया की बायोडाइवर्सिटी सिर्फ इंडिया के अंदर में। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है हमारा। और इंडिया दोस्तों एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पे टाइगर्स और लायंस, इन दोनों की नेटिव पॉपुलेशन पाई जाती है। ये भी बहुत जबरदस्त बात है। ऊपर से आपको ये बताता चलूं कि अमंग प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में 33% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज आर एंडेमिक टू इंडिया। मतलब दुनिया में जितने भी प्लांट पाए जाते हैं भैया, उसका 33% सिर्फ इंडिया में ही होते हैं। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि वो कहीं और नहीं पाए जाते।
33%। तो भैया प्राउड की बात है, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, आप देख ही सकते हो कि ज्योग्राफिकली कितना डाइवर्स है ना। ये सारा उसी डाइवर्सिटी की वजह से होता है। उसके अलावा दुनिया का 3% मैंग्रोव भैया इंडिया के अंदर है। और इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्री। आउट ऑफ 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज 4 डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वैसे एनसीईआरटी 3 बोलता है, और एनसीईआरटी का कंटेंट जो है थोड़ा पुराना है, कोई आप 3 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे 4 लिखा होता है, 4 भी कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, बोलना चाहो तो बोल सकते हो, ठीक है। इंडिया इज होम टू 12% ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड स्पीसीज। भैया दुनिया का 12% बर्ड जो है इंडिया में रहता है। इंडिया इज होम टू नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एक्वेटिक प्लांट्स। एंड द खराई, ये बहुत खास पॉइंट है 10वें वाला, कहता है एक खराई एक्चुअली एक कैमल का नाम है, और ये कैमल पाया जाता है गुजरात में, कच्छ में। इस कैमल की एक बड़ी खास बात है, ये बहुत बढ़िया स्विमर है, और दुनिया का पहला ऐसा कैमल का स्पीसीज है ये जो इतना बढ़िया स्विमर है, ठीक है। तो भैया बड़ा खास कंट्री है हमारा, और बड़ी खास खास चीजें होती हैं। सिर्फ लोग ही खास नहीं है, लोग ही यूनिक नहीं है, बल्कि हमारी तो बायोडाइवर्सिटी भी यूनिक है। तो इसी के बात पे इंडिया के लिए एक सलाम, एक थैंक यू और एक सल्यूट। आप कमेंट सेक्शन में वंदे मातरम, जय हिंद बोल के अपनी सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आज जो अगला टॉपिक हमारे पास वो है संगीत कलानिधि अवार्ड अनाउंस हो चुके हैं। अब ये देखिए अनाउंस किस किस को मिले हैं वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, इतना ज्यादा डिटेल में एग्जाम में नहीं जाया जाता, लेकिन इस अवार्ड के बारे में थोड़ा बहुत हमें डेफिनेटली इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो ये मद्रास म्यूजिक जो अकेडमी है ना, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, और कार्नेटिक म्यूजिक के केस में ये जो है सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। देखिए इंडिया में म्यूजिक की 2 कैटेगरी होती है, एक कार्नेटिक म्यूजिक होता है और एक हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है, जिसे हम जो है नॉर्थ इंडिया में बेसिकली जिसको परफॉर्म किया जाता है, राइट। और जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो एकदम प्योर टाइप का म्यूजिक है, लेकिन जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है जो कि नॉर्थ इंडिया में ये कहां से आया था, पर्सियन, और इसके ऊपर इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। लेकिन कार्नेटिक म्यूजिक की प्योर जो है, जिसे कहते हैं कि हमारे पुराणों से, वेदों से और हमारे पुराने लिटरेचर से निकला है, और इन दोनों में काफी सारे डिफरेंसेस रहते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आपने जीएस पेपर 1 में ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं, कार्नेटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कौन से म्यूजिक का नाम भी पता होना चाहिए आपको, घराना वगैरह वो सब करवाया जाता है ना। और जो हमारे क्लासिकल डांसेस वगैरह हैं, जो म्यूजिक है, वो सब आपको आपके जीएस पेपर 1 में कवर होता ही है, ठीक है। तो इस अवार्ड में क्या दिया जाता है, गोल्ड मेडल दिया जाता है और एक पत्र दिया जाता है। पत्र मतलब एक सर्टिफिकेट टाइप का रहता है। और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1927 में एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मद्रास में सेशन हुआ था, उस समय इसकी शुरुआत हुई थी, और तब से लेके जो है अभी तक इसको किया जाता है। और आज के केस में देखिए 27 ना भैया, लगभग 100 साल होने वाले हैं, मतलब 95 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि आज के समय में कर्नाटिक म्यूजिक में सबसे बड़ा अवार्ड इसको ही माना जाता है, ठीक है। अब किसको मिला, किस चीज के लिए मिला, वो उतना ज्यादा जाने की डिटेल में जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक बोलता है कि पीएम टू अटेंड टोक्यो लॉन्च ऑफ द यूएस ट्रेड इनिशिएटिव। तो टोक्यो के अंदर यूएस से एक ट्रेड इनिशिएटिव ले रहा है, जिसमें मोदी जी जाएंगे और वो वहां पे विजिट करने वाले हैं। तो वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इतने जबरदस्त हैं कि वो एकदम ट्रू ट्रैवलर हैं, और वो ट्रैवल करते रहते हैं, इंडिया के रिलेशन इंप्रूव करते रहते हैं दूसरी दुनिया के साथ। और तभी जो है दुनिया की आज एक में इंडिया की एक एक अलग ही छवि है, इंडिया को एक वर्ल्ड पावर के रूप में देखा जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि पिछले बहुत सालों में वर्ल्ड लीडर्स के साथ हमारे रिलेशन काफी अच्छे बढ़े हैं। खैर, तो टोक्यो जाएंगे वो लोग मोदी जी, और टोक्यो जाने के बाद जो है क्वाड कंट्री के साथ जो है मीटिंग करेंगे। अभी तक क्वाड कंट्री के साथ कोई ट्रेड रिलेशन ऐसा नहीं था, मतलब वैसे हमारे बायलैटरल रिलेशन तो हैं, लेकिन कोड एज अ प्लेटफॉर्म, उसमें इकोनॉमी जो रिलेशन है उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो ये कदम माना जा रहा है कि जो टोक्यो में जो बिडेन लेंगे, और इस जो इनिशिएटिव का नाम है वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, है ना, आईपीएफ इसको बोलते हैं। तो माना जा रहा है कि इसके थ्रू हो सकता है कोड कंट्री में एक फॉर्मल तरीके से कुछ ट्रेड को लेके भी चीजें शुरू हों। इससे पहले दुनिया में 2 बहुत बड़े जो है इकोनॉमिक एक पार्टनरशिप है, एक का नाम है आरसीईपी और एक का नाम है टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। और आरसीपी को लेके तो हम लोगों ने पहले कई बार अच्छी खासी चर्चाएं की हैं। आरसीपी से इंडिया ने बिल्कुल फाइनल स्टेज में इंडिया वहां से बाहर हो गया था, जिसकी वजह से इंडिया को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था कि भाई आरसीसी से बाहर आप क्यों हो गए। और टीपीपी भी एक बहुत बड़ी एक 17 कंट्री है उसके अंदर 70 नेशंस, और आरसीपी के अंदर 50 नेशंस हैं।
उससे इंडिया बाहर हो गया था। लेकिन अभी इंडिया जो है वर्ल्ड ग्रुपिंग्स का थोड़ा पार्ट बनना चाहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह भी हम लोग कर रहे हैं। तो कई मुद्दों पे बात होगी वहाँ पे, जैसे डिजिटल इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब। बाकी यूक्रेन वाला इशू जो चल रहा है वो तो सारे के सारे डेफिनेटली वहाँ पे होने ही वाली है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एक हल्की सी 1-2 स्लाइड मैंने आपके लिए डाल दी है। हालांकि आपको पर्सनली सजेशन करता हूँ कि आप इसका थोड़ा डिटेल में जरूर जाएं, लेकिन मैंने हल्का सा आपको डाल दिया ये। तो 2016 में एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी टीपीपी की, और इसमें जो है बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूने, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड वगैरह बहुत सारी कंट्रियां भैया इसके अंदर, ठीक है। फिर एक हमारे पास आता है आरसीईपी। आरसीईपी के अंदर भी बहुत सारी कंट्री हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डायग्राम मैंने आपको पिक्चर आपको डाला है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूने, ऑल, ठीक है। आप देख सकते हो। तो चाइना का यहाँ, चाइना की वजह से एक्चुअली इंडिया ने यहाँ से बाहर गया है, क्योंकि चाइना जिस ग्रुपिंग में होता है ना, तो उस ग्रुपिंग में चाइना का हमेशा ट्रेड सरप्लस होता है। तो इंडिया ने आरसीपी से इसलिए बाहर किया क्योंकि अगर यहाँ पे इंडिया मेंबर बन जाएगा तो चाइना का बहुत सारा सामान वो इंडिया में डंप हो सकता है। हालांकि अभी भी डंप होता है, लेकिन हो सकता है इसके बाद जो है और भी ज्यादा डंप होता है। तो मोदी सरकार ने जो है आखिर मोमेंट पे वहां से बाहर निकल गए थे। और ये अभी जो है 2022 से ये बेसिकली लागू हो गया है और अभी डेफिनेटली चल रहा है। तो वो थोड़ा सा आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। और आरसीपी जो है एक बहुत बड़ा एक ट्रेड ग्रुपिंग है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दुनिया का 30% जो जीडीपी है वो आरसीपी डेफिनेटली कवर करता है, जो कि $26.2 ट्रिलियन के लगभग बैठता है, और बहुत बड़ा आप जो है ग्रुपिंग है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, इंडिया ने क्यों बाहर इसके गया, इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म, ड्रॉबैक, बेनिफिट वगैरह वो सब आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक हमारे सामने वो है डाइवर्जेंट व्यूज ऑन द कृष्णा जन्मभूमि ऑर्डर। तो वैसे तो टू बी ऑनेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इन द सेंस कि यूपीएससी में यहाँ से सवाल पूछेगा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक में यूपीएससी थोड़ा अवॉइड ही करता है। कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन यूजुअली ये ट्रेंड नहीं रहता यूपीएससी में। तो कृष्ण जन्मभूमि को लेके भी अभी मुद्दा उठ गया है, जब से उधर से ज्ञानवापी मस्जिद को लेके इश्यूज यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये पूरा जो है इशू क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्का हल्का सा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बेसिकली क्या है ना, मथुरा के अंदर एक एक मस्जिद है जिसका नाम है शाही ईदगाह मोस्क। और शाही ईदगाह मोस्क के पास में, या फिर आप ये कह लीजिएगा, वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, और वो 13.7 एकड़ की जमीन है। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है मंदिर है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है ये शाही ईदगाह मोस्क भी है। तो ये क्लेम किया जा रहा है कुछ ग्रुप्स के द्वारा जिन्होंने अभी पीआईएल वगैरह डाली है। उन्होंने का कहना है कि ये जो जमीन है वो लॉर्ड श्री कृष्ण जो विराजमान है वहां पे उनको बिलोंग करती है। ये भी क्लेम किया जाता है कि जो शाही ईदगाह मोस्क है, इसके नीचे जो तह खाना है, उस तह खाने के अंदर जो माना जाता है ना, कृष्ण जी की जो जन्म हुआ था वो जेल के अंदर हुआ था ना, देवकी और उनके जो पिताजी थे वो जेल में बंद थे उस समय। कंस, आपने जाना ही होगा ना, कंस जो है उनके, उनको जेल में बंद कर रखा था, तो उनका जन्म वहां पे हुआ था, फिर जेल से वो बाहर गए थे, राइट। तो इनको कहा जाता है कि ये जो ईदगाह मोस्क है, इसके जो तह खाना है वहीं पे वो जेल है जहां पे एक्चुअली कृष्ण जी का जन्म हुआ था, लेकिन इस समय वहां पे बनी हुई है मस्जिद, ठीक है। और ये माना जाता है कि इस मोस्क को 1617 में औरंगजेब के द्वारा मंदिर को तोड़ के बनवाया गया था, और फिर 22 को जो है नजूल लैंड डिक्लेयर किया गया था, नॉन एग्रीकल्चर लैंड डिक्लेयर किया गया था। लेकिन वो चलते 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 जो है मामला थोड़ा आगे बढ़ता रहा। 1850 में जो है राजा पत्नीमल, जो कि बनारस के राजा हुआ करते थे, उन्होंने वो जमीन खरीद ली। उसके आसपास वाली 13.77 एकड़ की जो जमीन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने से उन्होंने खरीदा था। बाद में जो है उन्हीं के जो आगे पुत्र, उनके ग्रैंड जो चिल्ड्रन हुए, उन्होंने उसको जो है जुग्गल किशोर बिरला को बेच दिया था उस जमीन को कुछ पैसे देके, और फिर उसकी जो रजिस्ट्री कराई गई, जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पे उनकी रजिस्ट्री हुई। तो सारे का सारा मामला चलता रहा बाद में भी। फिर 1951 में एक ट्रस्ट बना दी गई, और उस ट्रस्ट के नाम पे वो जमीन वगैरह रख दी गई, और उस ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा गया कि ट्रस्ट इस जमीन को कभी भी नहीं बेच सकती, तो मतलब बेच नहीं सकती है बेसिकली उसको वो। तो ये पूरे का पूरा मामला था। ये केस आगे बढ़ता रहा। 1968 के अंदर जो ट्रस्ट है और शाही ईदगाह जो मॉस्क है, उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था। उस अग्रीमेंट के बेसिस पे जो है अभी यहाँ पे केस चल रहा है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये अग्रीमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा ये इसको आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए। मामला कोर्ट में गया है और देखना रहेगा कोर्ट में पूरा मामला क्या रहेगा। तो हमारे लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इतनी रिक्वायर्ड थी। बाकी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, बहुत डिटेल में हम लोग जा भी नहीं सकते हैं यहाँ पे। खैर, अगला जो टॉपिक हमारे पास वो है स्टेट टीम स्पीच
टेंट एट द देवोस फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट। तो भैया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट होने वाला है स्विट्जरलैंड में देवोस के अंदर, और उसके अंदर हमारे जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं अपनी अपनी स्टॉल लगाते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली ऐसा ही होता है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है ना, उसमें इंडिया का एक अलग से स्टॉल लगता है, उसके अलावा हमारी जो अलग अलग स्टेट्स होती हैं वो सबका उनका अलग से पंडाल बोल लीजिए या स्टॉल बोल लीजिए, हर कंट्री लगाती है। तो वो दिखाती हैं कि भैया आप मेरे जैसे तमिलनाडु वाले लगाते हैं, तो तमिलनाडु वाले बोलेंगे कि देखिए आप हम आप वहाँ पे ये फैसिलिटी दे रहे हैं, जमीन आपको सस्ती दे रहे हैं, इंसेंटिव आपको दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं। तो बेसिकली कंपनीज को लोग इन्वाइट करते हैं अपने स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस समय बहुत सारे स्टेट वहाँ पे पहुंचे हैं, इंडिया भी पहुंचा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और इस तरह का एक बल्कि प्लेटफॉर्म टाइप का रहता है ना, जैसे किसी बार यूनिवर्सिटीज वगैरह में कॉन्फ्रेंस वगैरह कराई जाती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चले जाते हैं कि आप हमारे कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए, हम आपको ये बेनिफिट देंगे, वो करेंगे। कंपनीज भी चली जाती है हायरिंग वगैरह करने के लिए ना। तो एक इस तरह का रहता है वो दिवस के अंदर। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में इसलिए थोड़ा बहुत जो हमें पता होना चाहिए, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका कोई एक्चुअली खुद का कोई कमर्शियल जो है पर्पज नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज और बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज आती हैं। तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको ये एक तरह से आप ये कह लीजिए वहां पे प्रमोट करने का एक साधन है ये। और ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जेनेवा में स्थित है ये। लेकिन इसका किसी गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है और बिल्कुल बाइट पार्टीशन नहीं है ये, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल है और किसी भी सरकार को कोई भी प्रमोशन ये सब नहीं करते हैं। कब इसको बनाया गया था, इसका पहला नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। 1987 में इसको जब एस्टेब्लिश किया गया था बाय क्लॉस श्वाब के द्वारा किया गया था। बाकी इसके छोटे छोटे और हेडक्वार्टर भी हैं, जैसे न्यूयॉर्क में है, बीजिंग में है, टोक्यो वगैरह में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत ही जाना माना फोरम है। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स, एनवायरमेंटलिस्ट और बिजनेस पीपल, सिविल सोसाइटी लोग वहाँ पे जाते हैं। इंडिया से बहुत लोग जाते हैं, वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, वहाँ पे उनकी स्पीच भी होती है प्रॉपरली। अच्छा रहता है इनका डिस्कशन। अगर आप कभी देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाएगा। एक इंसाइट रहती है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो सारी चीजें बढ़िया रहता है, तो आप इसको देख सकते हो। बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह इशू करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहती है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। आपके लिए मैंने थोड़ा अलग से रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे डाल दी हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वर्ल्ड बैंक करता है, रेमिटेंस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक करता है, थोड़ा आप इसको भी देख सकते हो। राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इशू करता है। राइट, तो थोड़ा बहुत जो है आपके लिए कंटेंट हमने यहाँ पे डाल दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये भी आईएमएफ करता है, तो यहाँ पे आईएमएफ लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास न्यूज है वो है इंडिया नीड्स टू कीप एन आई ऑन इट्स मायोपिया प्रेवलेंस। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक टॉपिक और कर लेते हैं। कोई खास वैसे तो था नहीं दम, और आज वैसे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी नहीं आया खास, ये सब आप छोड़ सकते हो, हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है इसका। एआई वाला थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा आपको, थोड़ा एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो कि एआई क्या होता है, एआई चिप क्या होता है, कैसे ये टेक्नोलॉजी में कैसे हमारे लाइफ में जो है चेंजेस वगैरह कर सकता है, ये थोड़ा मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। समय है तो पढ़ लीजिए, समय नहीं है तो उसको भी आप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एडिटोरियल में देख लेते हैं क्या है। एडिटोरियल में जो है एक एडिटोरियल हम लोग यहीं से कर लेते हैं, दूसरा एडिटोरियल हम लोग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड सा जो है टॉपिक है, फूड सिक्योरिटी डज नॉट नीड दिस सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह। पहले हम लोग अच्छे खासा फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इनका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो हमने इंडिया ने वीट के ऊपर बैन लगाया ना, उसके ऊपर बेसिकली कमेंट्री है। तो इनका कहना है कि देखिए यार, इंडिया में वीट की कोई कमी है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि सरकार ने इस साल प्रोक्योरमेंट कम किया है पिछले सालों के कंपैरिजन में, और इंडिया में प्रोडक्शन भी कम हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार अंदाजा लगा रही थी कि 111 मिलियन टन प्रोडक्शन होगा, लेकिन सिर्फ 105 मिलियन टन ही हो पाया। और प्रोक्योरमेंट भी इस बार काफी कम हुआ है, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट की जाती है वो प्रोक्योरमेंट के लिए जो है पीडीएस सिस्टम होता है हमारा, या जो मिड डे मील होता है हमारा, और प्रधानमंत्री अन्न योजना वगैरह हम लोग चलाते हैं, वो उसके सबके लिए यूज होता है। तो सरकार ने वीट बैन इसीलिए किया क्योंकि सरकार इंडिया में डोमेस्टिकली फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ आर्गुमेंट ये भी दिया गया है कि देखिए, जब फूड सिक्योरिटी की बात आती है ना, तो अभी हमारे जो गोडाउन्स के अंदर, यानी कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो जो वहां पे प्रोक्योर करता है, वो काफी है, इतना कम नहीं है जितना सरकार डर रही है। तो इन्होंने ये आर्गुमेंट भी दिया है कि एक्चुअली हमारी कंट्री एक्सपोर्ट कर सकती है। बेसिकली इन्होंने एक्सपोर्ट की फेवर में भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, पीडीएस सिस्टम से इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर पीडीएम सिस्टम को हम लोग अच्छे से इफेक्टिवली
अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारा जो लीकेज होता है, जो बहुत सारा वेस्टेज होता है, वो हम लोग यहाँ पे उसको प्रॉपरली कर सकते हैं। बाकी जो है एमएसपी के बारे में इन्होंने थोड़ी बहुत बात किया है यहाँ पे कि हम लोग किसानों को बेटर एमएसपी देंगे, और जो क्योंकि इस बार प्रोडक्शन कम हुआ है तो किसान भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब वगैरह के अंदर कि एमएसपी का थोड़ा सा बढ़ाइए। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। और प्रोक्योरमेंट को लेकर इन्होंने जो है सरकार को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया है, क्योंकि इस बार सरकार ने प्रोक्योरमेंट खुद कम किया है लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ज्यादा किया है। प्राइवेट सेक्टर मतलब समझ लीजिए ट्रेडर्स, तो इनका कहना है कि सरकार ट्रेडर्स को फेवर करती है, इसलिए खुद प्रमोशन जो है वो नहीं कर रही है प्रोक्योरमेंट। तो कुछ कुछ खास नहीं है। यहाँ पे भी वीट को लेके वही बार बार सेम सेम रिपीटेड चीजें कही गई है, कुछ खास मुझे मजा नहीं आया इस आर्टिकल में। खैर ये आर्टिकल बहुत बढ़िया है। इंडिया नीड्स टू कीप एन आई ऑन इट्स मायोपिया प्रेवलेंस। मजा आया मुझे इसको पढ़ने में बहुत, क्योंकि बिल्कुल नया सा है। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी, बचपन में जब हम आप लोग स्कूल में थे, हम लोग स्कूल में थे, तो बहुत ज्यादा बच्चों को चश्मा नहीं चढ़ता था। लेकिन आज अगर आप देखो, खासकर अर्बन एरियाज में हर दूसरे तीसरे बच्चे को चश्मा चढ़ा हुआ है। छोटा बच्चा है, वो बिल्कुल 2 साल का है, 5 साल का है, और उनको चश्मे चढ़ गए हैं। जो स्कूल में जा रहे हैं उनको तो है ही चश्मे, और बहुत लोगों को चश्मे चढ़े हुए। मुझे खुद जो है स्कूल में जब मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड में था तब मुझे चश्मा चढ़ा था, लेकिन वो तो 9th 10th स्टैंडर्ड में था। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे पहली दूसरी क्लास में ही चश्मा चढ़ गया है। तो ये मायोपिया के क्राइसिस के बारे में बेसिकली आर्टिकल बात कर रहा है, और कैसे ये जो है चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। पहले हम लोगों ने ये टॉपिक के बारे में कभी बात नहीं किया। तो WHO की अगर हम लोग बात करें, या वर्ल्ड में जो डेटा उसकी अगर हम लोग बात करें, मायोपिया इस समय जो है एक काफी बड़ी प्रॉब्लम उभर के आई है। और 2010 की अगर हम लोग बात करें तो 2 बिलियन लोग जो हैं वो मायोपिया से परेशान है, मतलब उनको मायोपिया है ना। छोटे बच्चों को जो दृष्टि दोष होता है बेसिकली, जिसको है ना, उसको बोला जाता है। और कहा जाता है कि 2050 तक दुनिया के 50% लोगों में या बच्चों में मायोपिया होने वाला है। मतलब उनको चश्मा चढ़ जाएगा भैया, पैदा होते ही 6 महीने 8 महीने में, साल 2 साल में उनको चश्मा चढ़ जाएगा, जो कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाली है। हालांकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो केसेस पाए जाते हैं वो है ईस्ट एशिया में, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा केस आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में तो ये हाल है कि वहां पे तो 80% के लगभग बच्चों को मायोपिया है, अगर आप साउथ ईस्ट कंट्रीज में जाओगे। इंडिया में अभी वो ट्रेंड इतना ज्यादा नहीं है, खासकर रूरल एरियाज में उतना मायोपिया अभी है नहीं। तो बात यह है कि मायोपिया है क्या, कैसे, किसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, वो थोड़ा बहुत इस आर्टिकल में बताया गया है। तो देखिए होता क्या है ना मायोपिया में, जब एक छोटा बच्चा होता है तो हम लोग थोड़े बड़े होने लगते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, हमारा हाइट इंक्रीज हो जाती है, हमारा वेट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारी जो आई बॉल्स होती हैं, मतलब हमारे जो आई बॉल का साइज होता है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो लाइट हमारी आंखों के अंदर आती है, रेटिना पे पड़ती है, प्रॉपर पिक्चर नहीं बन पाती है और ब्लर हो जाता है। ये सेंटेंस पढ़ के मुझे एज इट इज अपने डॉक्टर का याद आया, क्योंकि पहली बार मैं अपनी मदर के साथ डॉक्टर के पास गया था व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, मतलब थोड़ा 9th स्टैंडर्ड के एंड में, 9th 10th स्टैंडर्ड समझ लीजिए। डॉक्टर ने यही एग्जैक्ट बात बोली थी कि ये जो आपका बच्चा है इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है, क्योंकि 9th 10th स्टैंडर्ड में मेरा 6 फीट हाइट हो गया था, लेकिन मेरे आई बॉल का साइज कम था। तो मदर ने पूछा कि डॉक्टर को, सर इसका इलाज क्या है? तो उसने बोला मैडम इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हाइट इंक्रीज हो गई, आई बॉल का साइज छोटा था, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर डाइट का कुछ प्रॉब्लम होता तो अलग बात ही, हमको दवाइयां बच्चे को दे सकते थे। तो मुझे उस तब समझ में आया था कि जब मायोपिया ऐसे भी होता है कि जब आपका आई बॉल का साइज छोटा रह जाता है। फिर बाद में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा तो चीजें पता चली। इसका बेसिकली करेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको, वो ब्लरी विजन जो है उसको कैसे कम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स चश्मा आपको लगाना पड़ेगा, उसके बिना तो कोई साधन यहाँ पे है नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, सिर्फ यही साइज वाला फैक्टर नहीं होता है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं और कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, है ना। अगर पेरेंट्स को लगा हुआ है और नाना नानी को अगर अर्ली एज में अगर हो गया था तो आपको भी हो सकता है। तो कुछ जेनेटिक भी होते हैं, एनवायरमेंटल भी होते हैं। एनवायरमेंटल में जैसे एक्सपोजर टू सनलाइट, अगर आपको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है तो दिक्कत आपको हो सकती है। अगर आप सिर्फ घर में इंडोर में रह के ही पढ़ाई करते हो, इंडोर में ही खेलते हो, आप बाहर पार्क में नहीं जाते हो, सनलाइट आपको प्रॉपरली नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली आपको मायोपिया हो सकता है। उसके अलावा जो नियर वर्क जो हम लोग करते हैं, नियर वर्क का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, या फिर जो आपकी आंखों के बिल्कुल पास में होती है, या फिर
आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हो, है ना? उसमें गेम्स खेलते हो, तो डेफ़िनेटली आपको मायोपिया हो सकता है। और ये मुझे मेरे साइज़ के साथ-साथ जो है ये वाला जो नियर वर्क जो था ये भी मुझे डेफ़िनेटली कम है। देखो उस समय मोबाइल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। लेकिन हम लोग बुक्स बहुत पढ़ते थे। तो बिल्कुल एक कदम आँखों के पास करके बुक पढ़ते थे। तो सनलाइट तो ख़ैर वहाँ पे खूब थी गाँव में, बट स्टिल अगर आप देखिए आजकल के बच्चे जो है इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, आउटडोर जाते नहीं हैं, घर में ही पढ़ाई करते हैं, फिर स्कूल से आते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, घर में आके फिर गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं ना। तो इसी वजह से जो है दिक्कत आजकल थोड़ी-सी ज़्यादा हो रही है। तो जैसे वो आपने सबने यहाँ पे देख ही लिया। कोविड-19 के दौरान में ये चीज़ थोड़ी-सी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादातर वो फ़ोन्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? गेम्स खेल रहे हैं। आजकल तो बच्चे पीडीएफ से बुक भी पढ़ते हैं, वो रियल बुक बच्चों ने पढ़ना भी बंद कर दिया है। तो वो भी समस्या यहाँ पे थोड़ी-सी हुई है। उसके अलावा जो है बाकी मैंने चीज़ आपको बता दिया। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया में अभी कम क्यों है ये? जितना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में है वहाँ तो बहुत ज़्यादा भयंकर है। 80% से प्लस बच्चे जो है मायोपिया का शिकार हैं। जिनमें से 15 से 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको हाइपर मायोपिया है। मतलब उनको 6-7 नंबर के चश्मे चढ़े हुए हैं और उनका विज़न कंप्लीटली खत्म भी हो सकता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से इलाज ना किया जाए। इंडिया में एक और ट्रेंड कम क्यों है? इंडिया में ये परसेंटेज सिर्फ 5% है, ओवरऑल अगर एवरेज की बात करें। क्योंकि रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न ये है कि इंडिया में आज भी 65% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। तो उनको सनलाइट का एक्सपोज़र जो है ठीक-ठाक है और जेनेटिक भी जो है वो काफ़ी कम है। ऊपर से अगर आप लोग पढ़ाई की बात करें तो रूरल एरियाज़ में मोबाइल का एक्सपोज़र आप समझ लीजिए, टीवी का एक्सपोज़र समझ लीजिए, एजुकेशन बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट अभी तक नहीं किया है, तो वो सारे रीज़न भी डेफ़िनेटली यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन रूरल एरिया के कंपैरिज़न में अर्बन एरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा मायोपिया इंडिया में भी देखा जाता है और अर्बन एरिया में लगभग 35% बच्चे जो है मायोपिया का शिकार हैं, जबकि गाँव में जाओगे तो बहुत रेयरली बच्चों को आपको देखने को मिलता है। मुझे याद है मेरे गाँव में मैं पहला ऐसा बच्चा था जिसको चश्मा चढ़ा था एक्चुअली और काफ़ी ज़्यादा लोग मज़े भी लेते थे, उस समय मज़ाक उड़ाते थे। लेकिन आज अगर हम लोग अपने गाँव में जाते हैं तो छोटे-छोटे बच्चों को चश्मे चढ़े हुए हैं, 2-2 4-4 साल के। तो ट्रेंड ये कितना चेंज हो गया, आप खुद उससे रिलेट कर सकते हो ना। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको चश्मा चढ़ा होगा स्कूल में और अपने आस-पास आजकल देखते हैं कितने बच्चों को चढ़ता है। तो सॉल्यूशन क्या है बेसिकली? प्रॉब्लम पता चल गया। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यह है पहले तो पेरेंट्स को एनकरेज करिए कि आप बच्चों को पार्क में लेके जाइए, है ना? वो एक ज़माना होता था 1990s का, जब इंटरनेट का दौर नहीं आया था, तब बच्चे दिन भर पार्क में खेलते थे, ग्राउंड में खेलते थे, घर वाले परेशान रहते थे कि तुम घर पे नहीं आते हो, है ना? परेशान आजकल के बच्चे पेरेंट्स दूसरी तरीके से परेशान हैं क्योंकि बच्चा दिन भर टीवी देखता है, वो बच्चा दिन भर मोबाइल देख रहा है, गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है। आजकल के पेरेंट्स परेशान हैं, तुम पार्क में क्यों नहीं जाते हो? चीज़ें बदल गई हैं। तो पेरेंट्स को एनकरेज करना पड़ेगा कि बच्चों को पार्क लेके जाइए, है ना? वो क्योंकि उसे प्रॉपर एक्सपोज़र मिलेगा सनलाइट का। दूसरा जो नियर वर्क जो होता है और डिस्टेंस वर्क होता है, इसके बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मतलब बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई या बुक्स जो हैं, आप उनको कुछ इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी करवा सकते हो, प्रैक्टिकल करवा सकते हो, रादर दैन कि उसको किताबों में ही रट्टा मरवाया जाए। तो वो थोड़ा-सा चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के द्वारा कुछ चीज़ें उनको सिखा सकते हैं, है ना? और अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसको अर्ली एज में ही उसको डिटेक्ट किया जाए और उसको जो है चश्मा वगैरह जो लगवाना है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है, वो करवाया जाए। स्कूल टीचर्स को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। स्कूल टीचर को थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया जा सकता है ताकि वो अपने इस क्लास के बच्चों का रेगुलरली स्क्रीनिंग करे। बच्चों से पूछ सकता है बच्चा क्या तुम्हें बोर्ड के ऊपर प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, डॉक्टर को रिकमेंड कर सकता है। वो सारी की सारी चीज़ें और चश्मे को लेके जो एक सोशल स्टिग्मा भी है ना? गाँव वगैरह में जाओ आप अर्बन अर्बन एरिया में भी, गाँव में थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है मुझे, एक स्टिग्मा है चश्मे को लेके। चश्मा किसी को लगता है तो उसको चश्मिश बोलना शुरू कर देते हैं, उसको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत बार बच्चे की आँखें कमज़ोर होती हैं और वो इस डर से भी नहीं बता पाता कि मुझे चश्मिश बोलना शुरू कर देंगे और मुझे बैटरी बोलना शुरू कर देंगे। देखिए एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, पता नहीं पठान क्या नाम था उसका, थोड़े समय पहले। उसमें उसका उसको बैटरी बोला जाता है क्योंकि उसको चश्मा चढ़ा हुआ है और इससे उसको गुस्सा आता है क्योंकि उसको बैटरी बोल दिया जाता है। तो ये भी एक स्टिग्मा ही है ना कि चश्मे के नाम पे आप किसी का गलत नाम बोल देते हो। तो बच्चों के लिए वो बहुत दिमाग पे असर करता है। बड़े को चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सोशल स्टिग्मा है ना, वो भी हटाना पड़ेगा। ये लोगों के मन में लाना पड़ेगा कि चश्मा एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो जिसमें वो अपने बच्चे को जल्दी से जो है उसको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं और बच्चे भी खुद पेरेंट्स को बता सकते हैं कि देखिए मेरी आँखें कमज़ोर हैं, मुझे दिखाई नहीं देता है, वो सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, सर्विलेंस जो है आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अच्छे हैं सॉल्यूशन और मेडिकली तो इसका बहुत ज़्यादा
आप उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि एक बार आपको मायोपिया हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रिवर्स करना, क्योंकि आपके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर हिसाब से होता है। हाँ, डाइट वाइट के हिसाब से होता है तो डेफिनेटली जो है आप न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाइए, आप प्रॉपर जो है फूड उसको डाइवर्स कंज्यूम करिए, वो सारी की सारी चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे हो सकती है। पार्क वार्क में बच्चों को आप लेके जा सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर फोकस कर सकते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी बढ़िया आर्टिकल है, डेफिनेटली आप जो है यहाँ से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ, बाकी आपको उसको सबमिट करवा सकते हैं अगर आपका मन है तो। तो क्वेश्चन ये कह सकते हैं आप, जैसे व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज मायोपिया, ठीक है, डिस्कस द प्रेवलेंस ऑफ मायोपिया अराउंड द ग्लोब with respect to COVID-19 induced pandemic। उसके अलावा लिख सकते हो also examine the scenario of myopia in India with some solutions। ठीक है, तो 250 वर्ड में बोल रहा हूँ, 150 में नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आज का हमारा क्वेश्चन। बाकी आज जो है और कुछ खास है नहीं, हम लोगों ने अपना करंट अफेयर का प्रोग्राम भी चला रखा है। स्टूडेंट्स जिसको चाहिए, जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, इस बार का अटेम्प्ट लिख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही एक मस्ट टू डू ये एक कोर्स है। ज़्यादा फीस भी नहीं रखा गया, ओनली 7900 रुपीज़, और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, आपकी लाइव क्लासेस भी होती हैं, टीचर से आप लाइव में जो है डाउट पूछ सकते हो, वीकली मैगजीन आपको मिलेगा, मंथली मैगजीन आपको मिलेगा, और इसकी वैलिडिटी रहती है मेंस के 2023 तक। ठीक है, बाकी आज हम लोगों ने मेरे ख्याल से सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक आज नहीं थे, लेकिन कुछ टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस अपने हिसाब से कर लिया। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।